नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, महाराष्ट्र में एक गांव है भिलार, महाबलेश्वर के पास। स्ट्रॉबेरी की खेती होती है वहाँ। लेकिन भिलार की खासियत वहाँ के स्ट्रॉबेरी नहीं है। ये एक ऐसा गांव है जो विश्व में अपनी तरह का दूसरा, एशिया का पहला गांव है। यानी भारत में ऐसा कोई दूसरा गांव नहीं। इस गांव की खासियत है कि इसे पुस्तकांचा गांव कहते हैं, यानी कि पुस्तकों का गांव, बुक विलेज। पहला बुक विलेज इंग्लैंड में है, ही ओनली। उसी की तर्ज पे भिलार भी बनाया गया। भिलार का हर घर और उसका छत एक लाइब्रेरी है, और छत का जीना बाहर की तरफ है। यानी क्या, कोई भी उस जीने से पुस्तकालय में जा सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है, कुछ क्वालिटी समय वहाँ गुजार सकता है। और घर के लोगों को पता चला कि कोई पुस्तकालय में है, तो फिर वो आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी लेके आते हैं। तो कभी महाबलेश्वर अगर आप जाएं तो भिलार भी जरूर घूमें, और सोचें कि ऐसा गांव हमारा आपका क्यों नहीं, किसी हिंदी बेल्ट में ऐसा गांव क्यों नहीं। जय महाराष्ट्र। मित्रों, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो हमें डिस्टर्ब करने चाहिए, लेकिन करते नहीं। इन आंकड़ों से सरकार को भी कोई मतलब नहीं, और आम लोग भी इससे जुड़ते नहीं। जबकि एक भयावह आंकड़ा है, 2 लाख भारतीय हर साल बेमौत मारे जाते हैं सड़कों पे, सड़क हादसों में। मगर ये कोई मुद्दा नहीं बनता। यानी जितना कोरोना में लोग मरे, उतना हर साल मर रहा है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं बनता। न किसी सोशल मीडिया पे, न किसी अखबार में, न पार्लियामेंट में, न विधानसभाओं में। भारत डायबिटिक कैपिटल है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे यहाँ हैं। हाइपरटेंशन के मरीज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। हार्ट के पेशेंट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। यानी कि इन सबसे मौतें भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। लेकिन ये कोई टॉपिक नहीं है। क्यों, पता नहीं। लेकिन एक ऐसा देश है इस दुनिया में जहाँ पहले हमारे जैसे ही हालात थे। वहाँ बेसड़क हादसों में बच्चे मरते थे, वहाँ भी जीवन शैली की बीमारियाँ थी। बड़े बड़े इमारतों को तोड़ के लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई कारों के लिए। लेकिन वहाँ के लोग जागरूक थे। उन्होंने इन बेमौत मौतों के खिलाफ आवाज़ें उठाई, सड़कों पे उतर आए, और सरकार को मजबूर किया कि देश को बदले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ओबेसिटी की बात की है। ये एक महामारी की तरफ फैल रहा है हमारे देश में। अच्छा है किसी ने इस पर बात तो की। फिनलैंड में मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। वहाँ की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और कुछ नियम बनाए, और आज फिनलैंड मोटापा से मुक्त है। अगर यूनाइटेड नेशन की माने तो नीदरलैंड्स के बच्चे द हेल्दीएस्ट एंड द हैप्पीएस्ट हैं। अगर बच्चे खुश हैं, परिवार खुश है। आखिर ऐसा क्या किया नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने? हर मर्ज की दवा उनके पास है, और ये दवा कुछ और नहीं, हम सबके घर में आसपास है, यानी कि साइकिल है। जी हाँ, इन दोनों राष्ट्रों ने साइकिलों को तरजीह दी। वहाँ साइकिल फर्स्ट ट्रैफिक है, और आज ये दोनों ही देश द हेल्दीएस्ट एंड द हैप्पीएस्ट है। क्या हमारा देश हेल्दीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट नहीं बन सकता? क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकते? ऐसा नहीं है कि लोग साइकिल नहीं चला रहे, लेकिन वे सारे लोग हमारे लिए या तो गरीब हैं, या जिन्हें हम देख के भी अनदेखा करते हैं, हमारे लिए इनविजिबल है। हमारी सड़कें कारों और बाइक के लिए बनाई जा रही है। सरकार हमसे उम्मीद करती है कि जब हम सड़क पे जाएं
या तो बाइक पे हों या कार पे हों, पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए सड़क पे कोई जगह नहीं। क्या पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वालों का कोई हक नहीं है सर? वो भी तो टैक्स पेयर है, सो विचार कीजिए। मित्रों, कोरोना टाइम में 21 लोगों का संवाद मेरा रंग ने यूट्यूब पे प्रसारित किया था। ये 21 लोग वेल टू डू हैं, इनके पास सभी सुविधाएं हैं, साधन हैं, लेकिन फिर भी ये साइकिल चलाते हैं और खुश हैं, स्वस्थ हैं। और उन 21 लोगों के संवाद पे आधारित बाद में एक किताब छपी, जिसके लेखक हैं सीरज सक्सेना। किताब का नाम है किस्से साइकिल के। सीरज ने इस किताब को सेतु प्रकाशन से प्रकाशित करवाया। सीरज खुद एक साइकिलिस्ट हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। सीरज लिखते हैं कि साइकिल न सिर्फ एक यंत्र है, बल्कि बतौर कलाकार मेरा यह मानना है कि साइकिल हमारे दृष्टि को निश्चित ही व्यापक और समृद्ध बनाती है। जो दृश्य अनुभव हमें साइकिल चलाने के दौरान महसूस होते हैं, वो किसी अन्य वाहन पर हमें नहीं मिलते। हमें अपने ही भूगोल और पर्यावरण को साइकिल द्वारा एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। साइकिल जीवन के यथार्थ से हमें निकटता से भी जोड़कर रखती है। मित्रों, जब हम बाइक पे होते हैं या कार पे होते हैं, हमें या काली सड़क दिखती है या उसकी सफ़ेद पट्टी, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते आसपास, हमें सीधा जो देखना है। इन साइकिल पे आप अपने शहर को एक्सप्लोर करते हैं, जो चीज़ें अनदेखी रह गई वो सब दिखती हैं। सीरज ने महिला साइकिलिस्ट को अपनी इस किताब में 21 लोगों में ज़्यादा तरजीह दी है। कारण सीरज बताते हैं, हम इस सीरीज में महिला साइकिलिस्ट का बेहतर प्रतिनिधित्व चाहते थे। वैसे भी साइकिल की स्त्रियों के जीवन में बदलाव लाने में बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही है। इस सीरीज के दौरान हमें इस बात का व्यवहारिक अनुभव हुआ। श्रुति टीएस, अनाहिता, श्री प्रसाद, तहसीन नंबर, उषा, पूजा विजय, रश्मि बख्शी नैयर, फिरोजा सुरेश, मालविका, 67 वर्षीय साइकिलिस्ट विशुद्धिमान ने इस बातचीत में जो अनुभव शेयर किए हैं, वो हर उस स्त्री के लिए प्रेरणादायक हैं जो अपनी दुनिया और अनुभवों को विस्तार देना चाहती है। पहला नाम ही यहाँ फिरोजा सुरेश का है, जो मुंबई की पहली साइकिल मेल है। इन्होंने साइकिल में इन्वेस्ट किया। जैसा वो बताती हैं कि जहाँ लोग सोने में निवेश करते हैं, मैंने साइकिल में निवेश किया। और 2009 में मैंने साइकिल, हेलमेट आदि सब मिलाकर 35,000 रुपये निवेश किए थे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। वह एक अच्छा निवेश था। वो साइकिल मेरे पास आज भी है। फिरोजा आज भी बहुत सक्रिय हैं। इनके यूट्यूब चैनल हैं, ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, हर जगह ये लोगों को प्रेरित कर रही है साइकिल चलाने के लिए। दूसरा नाम है सोपान जोशी का। हम सब जानते हैं जल मल थल के इस लेखक को। प्रभाष जोशी के बेटे हैं। प्रभाष जोशी भी साइकिल चलाते थे, भरपूर चलाया उन्होंने साइकिल। तो उन्होंने शुरुआत प्रभाष जी से की। सिराज लिखते हैं, हमने उनसे उनकी साइकिल के बहुत किस्से सुने हैं। वो इंदौर से साइकिल चलाते हुए आसपास के गांव में निकल जाते थे। उनके एक मित्र थे मालवीय जी, वे उनके साथ साइकिल चलाते थे। अपने साथ वो थोड़ा आटा और दाल साइकिल पर लाद लेते थे। जब भी कहीं भूख लगती तो किसी गांव से कंडे मांग लिया करते थे। किसी खेत में उसे जलाते, बाटी सेक लेते, फिर उसी आंच में दाल बना लेते। खाना खाकर उसी गांव में सो जाते थे। अगले दिन फिर आगे निकल जाते थे। जरा सोचें कितना ज़बरदस्त अनुभव है ये। इससे बेहतर कुछ पिकनिक या आउटिंग हो सकती है। सोपान आगे बताते हैं कि पैदल चलना और साइकिल से घूमना दोनों ही दुनिया एक अलग ढंग से हमें दिखाते हैं। साइकिल से लाभ यह होता है कि जहाँ आप साइकिल नहीं चला सकते वो रास्ता आप साइकिल उठाकर पार कर सकते हैं। इस तरह आप कई रोचक जगहों पर साइकिल से पहुंच सकते हैं।
सुपान बताते हैं कि मुझे 4 चक्कों में कभी आनंद नहीं आया। 4 चक्कों और 2 चक्कों में वही फ़र्क है जो 4 पैर और 2 पैर के जीव के चलने में होता है। इसे वो स्पष्ट करते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा लिखने का काम है। मैंने यह पाया है कि सबसे अच्छे विचार साइकिल पर सवारी करते हुए आते हैं और मोटर गाड़ी में बैठे हुए लगता है कि कब यात्रा खत्म होगी। अगला नाम रश्मि बख्शी नैयर। रश्मि जी बताती हैं कि साइकिल हमें अपने ही आसपास में के बारे में इतना कुछ बताती और दिखाती है, यह कोई साइकिल चलाने वाला ही समझ सकता है। रश्मि कहती हैं कि साइकिल सेहत ही नहीं बल्कि साइकिल उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। साइकिल चलाते हुए हम न तो प्रदूषण फैलाने में योगदान देते हैं, न ही किसी तरह का शोर, और न ही साइकिल की उपस्थिति में किसी अन्य मोटर वाहन की तरफ गति का आतंक होता है। रश्मि मानती हैं कि साइकिल चलाने वाले विश्व के अच्छे और सभ्य नागरिक होते हैं। मेरा यह मानना है कि साइकिल चलाने वालों को शासन द्वारा चिन्हित कर सम्मानित करना चाहिए और साइकिल पथ पर शासन द्वारा संचालित साइकिल वर्कशॉप भी होनी ही चाहिए। एक बड़े ही रोचक दंपति हैं उषा और अश्विन। उनकी कहानी भी किसी फिल्म की तरह है। अश्विन की पहली पत्नी कैंसर का शिकार हुई और वह अवसाद में रहने लगे। साइकिल ने ही उन्हें बचाया और अपनी दूसरी पत्नी उषा से मिलवाया। कैसे? अश्विन के लिए साइकिल सिर्फ सेहत और मनोरंजन का साधन नहीं है। वे बताते हैं कि साइकिल उन्हें अवसादहीन और खुश रखती है। इसी बात को विस्तार से समझाते हुए अश्विन कहते हैं, सन 2012 में जब उन्होंने कैंसर पीड़ित अपनी पत्नी को खोया तो वह गहरे अवसाद का शिकार हुई और उनकी बहन उन्हें मनोचिकित्सक के पास उपचार के लिए ले गई। अनेक दवाइयां देख उन्हें लगा कि क्या वे बीमार हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद 13वीं रस्म के लिए कई रिश्तेदारों का घर में आना हुआ। ठीक उसी वक्त पत्नी की मृत्यु के दुख से आहत अश्विन अपनी साइकिल और हेलमेट उठाकर घर से बाहर निकल गए। घर वाले उनके इस बर्ताव से कुछ चकित हुए। अश्विन ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं और साइकिल ही उन्हें संतुलित कर सकती है। नोएडा साइकिलिंग समूह के साथ अश्विन ने 100 किलोमीटर की साइकिल रेस पूर्ण की। धीरे धीरे साइकिल ने उन्हें पूर्णतः अवसाद मुक्त कर दिया। अश्विन के चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है, उन्हें देखकर कोई भी खुश होता है। इसी नोएडा साइकिलिंग समूह से बाद में उषा जी जुड़ी। फिर उषा और अश्विन ने टूर ऑफ नीलगिरी स्पर्धा में भाग लिया। फिर बाद में दोनों ने शादी का फैसला लिया। अच्छा, उनकी शादी और बारात भी अद्भुत है। सीरज लिखते हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर में दोनों की शादी हुई, जिसमें मैं भी बाराती बनकर उनके साइकिल से गया था। सारे बाराती साइकिल पर ही पहुंचे थे। दुल्हा शेरवानी में और दुल्हन भी शादी के जोड़े में 1-2 सीट वाली लंबी साइकिल चलाकर स्टेज पर पहुंचे और फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ये एक अनूठी शादी थी जो सादगी और बिना शोर शराबे के संपन्न हुई। उषा के लिए साइकिल एक मेडिटेशन है। अश्विन जोर देकर कहते हैं कि साइकिल एक जरूरी बीमा है और साइकिल चलाना उस बीमे की किस्त। यह हमें अवसाद और तनाव से मुक्त रखती है। आगे वो बताते हैं कि जब हमारे सभी छोटे बड़े शहर गति से आगे बढ़ रहे हैं और सड़कें भी वाहनों से भरी रहने लगी हैं, तो यही समय है कि हम सभी को अपनी सड़कों कारों के जाम में समय गंवाने के बजाय साइकिल को अपना लेना चाहिए। एक और नाम है पूजा विजय जी का। पिंक पैडल्स एक साइकिल समूह है इनका और ये जयपुर की साइकिल मेयर है। पिंक पैडल्स में ये साइकिल देती हैं और साथ में गाइड, और जो टूरिस्ट आते हैं वो इनके साइकिल और गाइड के साथ पूरा शहर घूमते हैं। साइकिल के प्रति उनके प्रेम को देख उनके ससुराल ही नहीं, मायके में भी परिवार के बाकी सदस्य साइकिल का उपयोग दूध, सब्जी, फल और अन्य बाजार का काम करने के लिए करते हैं। पूजा के लिए अपने पापा को साइकिल चलाने के लिए इस उम्र में प्रेरित करना एक कठिन चुनौती थी और जब पूजा की जिद ने उनके
से उनके पापा साइकिल चलाते हैं तो वह पूजा के लिए बड़ी उपलब्धि और सम्मान से कम नहीं। जब भी जयपुर जाएं तो पिंक पैडल का आनंद जरूर उठाएं। एक और नाम है जो मनोरंजन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, वासु प्रेमगलानी। ये खुद एक साइकिलिस्ट है। एक सवाल पूछती है, जहां हम पश्चिम की नकल करने पर अपने आप को सभ्य और आधुनिक समझते हैं, वहीं हम पश्चिम से उनके व्यवहार में बसी साइकिल को अपनाने में क्यों झिझकते हैं। पेरिस भी अब साइकिल सिटी हो चुका है, लंदन भी साइकिल सिटी बनने वाला है। लगभग 10 लाख पाउंड वहाँ की सरकार ने साइकिल पथ के लिए सैंक्शन किया है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो ओबेसिटी की बात करते हैं, उन्हें भी साइकिल पथ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि साइकिल पथ होगा तो लोग भी साइकिल चलाएंगे। एक नाम है परविंदर सिंह बाली। वो बताते हैं कि साइकिल एक तुच्छ वाहन है और गरीबों की सवारी है, मजबूरी की सवारी है। यह एक छोटी सोच है। मुझे आश्चर्य होता है कि कभी मैं भी यही सोचा करता था। आज जब अच्छी साइकिल बाजार में है, लोग साइकिल अपना रहे हैं, युवाओं के मन में भी साइकिल के प्रति रुझान बढ़ा है, तब मुझे बहुत खुशी होती है। एक और नाम है अंकित। अंकित अभी भी साइकिल पे हैं। इन्होंने शुरू तो किया था कश्मीर टू कन्याकुमारी का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन ये भारत के मोह में वैसे फंसे कि आज पूरा भारत साइकिल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। अपने घर देश के युवाओं को के बारे में उन्होंने कहा कि युवा पहले घर पर तो फिर सरकार पर निर्भर रहते हैं। पढ़ाई के बाद कोई नौकरी करना ही उनका लक्ष्य होता है। जीवन को वह बहुत ही सीमित और प्रचलित ढंग से देखते समझते और बरतते हैं। हमारी शिक्षा यह सिखाती है कि जब तक हमारे पास कोई नौकरी नहीं, तब तक हमारा जीवन महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण नहीं। हमारी युवा पीढ़ी शहर के जीवन के प्रति आकर्षित हो रही है, अपने स्थानीय कौशल, संस्कृति, गुण और मानवीय मूल्य भूल रही है। सब कुछ उन्हें जल्दी और अभी ही हासिल करना है। जैसे क्लिक से मोबाइल अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर देता है, वैसी अपेक्षा उन्हें शहर के जीवन से। अंकित युवाओं से अपील करते हैं कि इस देश को एक्सप्लोर करें, और इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल एक जबरदस्त माध्यम है, क्योंकि आप देश के किसी भी कोने में साइकिल से पहुंच सकते हैं। निधीश त्यागी, उनका कहना है कि कार में हम दृश्य को एक तरह के बुलबुले में कैद होकर बाहर देखते हैं और अनुभव करते हैं, जबकि हम दोपहिए पर होते हैं तो हम खुद उस दृश्य में मौजूद रहते हैं, दृश्य में शामिल रहते हुए उसे महसूस करते हैं। उस वातावरण में मौजूद खुशबू, हवा और तापमान आदि को अपनी त्वचा पे महसूस करते हैं। हम अपने आसपास की प्रकृति का भी हिस्सा बनते चलते हैं, जबकि बस, कार या अन्य वाहन की खिड़की से जब हम बाहर झाँकते हैं तो उसकी सिर्फ झलक महसूस करते हैं, पर उसका हिस्सा नहीं बन पाते। इन दिनों हमारे देश में पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों का सड़क पर कोई सम्मान और जगह नहीं है, जबकि ये लोग अपनी शारीरिक श्रम से अपना सफर तय करते हैं। साइकिल चलाने से आप ठीक से और पर्याप्त सांस ले पाते हैं, आपके दिल की धड़कन दुरुस्त रहती है। सुबह साइकिल चलाने से पूरे दिन अच्छी ऊर्जा बनी रहती है, देह में स्फूर्ति और ताजगी भी बनी रहती है। इन्होंने फिनलैंड के बारे में बात की और लिखा कि जब उपभोक्तावाद बढ़ा तो फिनलैंड जैसा देश मोटा हो गया। उन्होंने एक नीति अपनाई कि जिसके तहत हर जगह साइकिल रख दी गई, लोगों को साइकिल ही चलाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने पूरे देश में पर्याप्त और अच्छे साइकिल पथ बनाए और सिर्फ साइकिल से ही पूरा देश स्वस्थ हुआ, मोटापे से मुक्त हुआ। सिर्फ साइकिल को अपने काम से जोड़ने भर से हम अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण का ध्यान रखते ही हैं, साथ ही पेट्रोल, डीजल आदि पर व्यय होने वाला पैसा भी बचाते हैं। सड़क पर हम अधिक जगह भी नहीं घेरते हैं
और अपने साथ समय बिताने का भी बोनस पा मिलता है। दफ्तर पहुंचने के लिए वाहन चलाते समय जो तनाव हमें मिलता है, उससे भी हम मुक्त रहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सम होता है, जीवन के उस सम पर साइकिल हमें बनाए रखती है। क्या बात है। एक और नाम है, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और नाम जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा वह है विश्वधीमान कमलजीत सिंह। दोनों ही लेट 60s में हैं। विश्वधीमान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो भी है यूट्यूब पे, मैं उसे शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में उसका लिंक। विश्वधीमान को घुटने की समस्या हुई। अमेरिका में उनके बेटे ने उन्हें साइकिल चलाने को कहा, हिचकिचाई। इन साइकिल से उन्हें बहुत फायदा हुआ। डॉक्टरों ने नी रिप्लेसमेंट की बात की, वो तो खत्म हो गई। साइकिल से उन्होंने चारों धाम किया, कश्मीर से कन्याकुमारी की भी कोशिश करी। और उनका यह संवाद, बहुत ही रोचक संवाद इस किताब में है। उनका वीडियो देखें और इस किताब में पढ़ें। और विश्वधीमान ने अपने वीडियो में एक सवाल पूछा है, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, उसे दोहराना चाहता हूँ। जब ऐसे लोग साइकिल चला सकते हैं तो व्हाट्स योर एक्सक्यूज, आप क्यों नहीं चलाते? और भी लोग हैं इस किताब में, लेकिन इस किताब के अलावा दो लोगों का जिक्र करते हुए चलूं। एक तो हमारे शहर प्रयाग के प्रोफेसर एम.बी. सिंह, यहाँ वो हरियाली गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ साइकिल है, न उन्होंने मोटर बाइक खरीदी, न उन्होंने कार खरीदी। और ये साइकिल पे पूरा है नापते हैं। लाखों पेड़ उन्होंने प्रयागराज में लगाए। वो कहते हैं कि साइकिल को राष्ट्रीय सवारी सरकार को घोषित करना चाहिए। दूसरा नाम है पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ, स्पीक मैक के संस्थापक, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर, एंड ही इज इन हिज 70s। 2 साल पहले उन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल पे किया। अभी वो देश का पूरब से पश्चिम नाप रहे हैं। जब ऐसे ऐसे लोग साइकिल चला रहे हैं तो ये कहना कि साइकिल गरीबों की सवारी है, मजबूरी की सवारी है, कितना उचित है? इस पर विचार कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप भी साइकिल अपनाएंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और इस किताब को किससे साइकिल के जरूर खरीदेंगे